हेलो एवरीवन, नेक्स्ट देखते हैं हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रेशर इज डिटर्मिन्ड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया और ऐसा यूनिट प्रेशर की पास्कल होती है। और आपको ये भी बताया हुआ कि एक पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो आप क्या करो, यहाँ मास ऑफ एयर एट सी लेवल भी दिया हुआ है, दैट इज 1034 ग्राम। और फिर लिखा हुआ है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया अपने को दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। आपको प्रेशर निकालना है पास्कल में। तो प्रेशर है फोर्स और डिवाइड बाय एरिया, कहने का मतलब मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन प्रेशर है, इसको डिवाइड बाय एरिया करोगे तो मास दिया हुआ है 1034 ग्राम, एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और डिवाइड बाय एरिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिया हुआ है। अभी जो भी टर्म आई है ना गाइज, इसको अपने को न्यूटन पर मीटर में लेकर आना है। तो देखो, 1 न्यूटन, ये भी पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन अपने पास होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है 1 न्यूटन। तो यहीं पर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर न्यूटन होता है। तो एक पास्कल जो दिया हुआ ना 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप ना न्यूटन की वैल्यू रख लो। तो ये हो जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर से दिया हुआ है पर मीटर का स्क्वायर। तो एक पास्कल किसके बराबर हो जाएगा, 1 केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा ये पास्कल। तो मतलब पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालो या फिर इसमें निकालो, एक ही बात है। तो अब देखते हैं, ये जो अपने को यूनिट दी हुई है इसको आप ना केजी और मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि न्यूटन तो ऐसा यूनिट है तो उसको केजी और मीटर में ही जाएगा। तो आप क्या करो, 1034, ये जो ग्राम है इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लो, ये डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। फिर आप क्या करो, ये जो 9.8 मीटर ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, इसी यूनिट में है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको जब आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर आपको 100 का स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 1034 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10⁴। इसको जब सोल्व करोगे तो यूनिट आएगी केजी मीटर, और ये स्क्वायर है तो ये पर मीटर आ जाएगा, और ये फिर आएगा सेकेंड का स्क्वायर। तो गाइज ये अपने को देखो, प्रेशर हमने यहाँ पर निकाल लिया है किसमें, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर निकाल लिया है। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.01332 मल्टीप्लाई 10⁵ ये आ जाएगा। और इसको आप फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि ये हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाला है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये हमने पास्कल में भी निकाला है। तो गाइस इस तरीके से हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप बताओ मास की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो गाइस ये मास की ऐसा यूनिट है केजी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि आप ना प्रीफिक्स को मैच करो, प्रीफिक्स को मैच करो। माइक्रो के साथ हम मैच करते हैं 10⁻⁻6 को। डेका होता है 10⁻10, मेगा है 10⁻6, गीगा है 10⁻9, और फेमटो है गाइस 10⁻⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। तो गाइस सिग्निफिकेंट फिगर हमने पहले ही इसके लिए वीडियो बना रखी है। दीज आर दोज मीनिंगफुल डिजिट्स दैट आर नोन विद सर्टेनिटी, these are those meaningful digits that are known with certainty। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, कि अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एक वाटर है उसके अंदर ना क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। और क्लोरोफॉर्म वाटर के अंदर मिला दिया तो ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर बन जाता है, मतलब कैंसर कोजिंग एजेंट बन जाता है। वाटर के अंदर क्लोरोफॉर्म मिला दिया तो ये कैंसर कोजिंग एजेंट बन जाता है। फिर कहता है लेवल ऑफ कंटामिनेशन, इम्प्योरिटीज का लेवल जो है इट इज 15 ppm बाय मास, 15 ppm बाय मास। तो गाइस पहले एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। 15 ppm बाय मास दिया हुआ है, इसको आप ना परसेंट बाय मास में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले ये देखते हैं। इसको कन्वर्ट करना है परसेंट बाय मास में। तो पहले ppm का मतलब समझो, ppm है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन मतलब 1 ppm का मतलब होता है 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब कि 1 पार्ट पर मिलियन में होता है 10⁶ पार्ट। तो 1 ppm मतलब 1 पार्ट 10⁶ में। ऐसे ही अपने पास है गाइस 15 ppm, मतलब कि 15 पार्ट है 10⁶ में। ठीक, अब इसी का ही 15 ppm मतलब इसी का ही 15 पार्ट है 10⁶ पार्ट में। तो आपको इसी का ही क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है। तो मास परसेंट निकालने के लिए आप इसको 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो।
राइट इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ आ जाएगा। तो ये हो जाएगी मास परसेंट। पीपीएम का मतलब समझने की जरूरत है, ये होता है कि एक पार्ट 10 हर 10⁻6 पार्ट में एक पार्ट प्रेजेंट है। ऐसे ही 15 पीपीएम का मतलब है कि 15 पार्ट प्रेजेंट है 10⁻6 पार्ट में। तो मास परसेंट निकालना है, इसका मतलब तो हमने देख लिया। तो मास परसेंट निकालना है, तो ये मास तो था, इसको हमने क्या किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गई मास परसेंट। अब आपको गाइस निकालनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालनी है। मोलैलिटी अब अपने को पता होना चाहिए। मोलैलिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। मास ऑफ सोलवेंट किस में गाइस, केजी के अंदर हम मास ऑफ सोलवेंट को लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अपने को दिया हुआ था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो अपने पास आंसर ऊपर परसेंट बाय मास में क्या निकल के आया था, 1.5 माइनस का सॉरी 10⁻³ निकल के आया था। तो इसका मतलब क्या है, इस मास परसेंट है ना, ये तो मास परसेंट निकाल। मास परसेंट का मतलब क्या है कि 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम CHCl3 प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। यही मतलब है इस चीज़ का। अगर ये परसेंट बाय मास है ऊपर वाला, तो इसका मतलब तो यही होगा ना, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम CHCl3 प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। राइट अब ये प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन वाटर का, या वाटर के केस में सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट एक ही चीज़। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 100 ग्राम में 100 ग्राम में इतने का क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। 100 ग्राम में इतने का क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। अब देखो मास ऑफ सोलवेंट हम क्या करेंगे, मोलैलिटी निकालनी है गाइस। अलग से मास ऑफ सोलवेंट कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन अपने को मास परसेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से अपने को ये डेटा पता है, तो हम क्या करेंगे, इस मास ऑफ सोलवेंट को 1 kg ले लेंगे। 1 kg लेंगे तो जो मोलैलिटी होगी वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ही बराबर होगी। तो 1 kg कब होगा, जब हम 1000 ग्राम के करस्पॉन्डिंग सोल्यूट निकालेंगे। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो 100 ग्राम में तो इतना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, मतलब कि 1000 ग्राम में फिर कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² ग्राम। इतना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट हो जाएगा 100 ग्राम में। तो कहने 100 ग्राम मतलब क्या कि, या फिर ये 1 kg में भी प्रेजेंट है इतना क्लोरोफॉर्म। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर 1 kg ले लें इसको, जो कि 1000 ग्राम के बराबर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही मोलालिटी होगी। तो जब हमने 1 kg लिया है, तो हमने देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन मास वो कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास इसका कितना निकल के आएगा, CHCl3। यहाँ पर कार्बन के लिए 12 है, इसके लिए 1 है, 3 मल्टीप्लाई 35.5। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। तो इसका आंसर आ जाएगा 119.5। सॉरी यहाँ पर मोलर मास आ जाएगा। यहीं से ही अगर आप मोलैलिटी निकालोगे तो मोलैलिटी आ जाएगी गाइज 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मोलल। इसको आप स्मॉल m से डिनोट करोगे। राइट तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आ जाए तो आप क्या करो, मास ऑफ सोलवेंट नीचे वाली जो टर्म है उसको एक बनाने की कोशिश करो। 1 kg मतलब 1000 ग्राम के करस्पॉन्डिंग आप ऊपर वाले का मास ले लो, मतलब CHCl3 का मास 1000 ग्राम के करस्पॉन्डिंग निकालो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो गाइस साइंटिफिक नोटेशन होती है a मल्टीप्लाई 10⁻n, जहाँ पर a होता है 1 से 10 के बीच में और n एक इंटीजर होता है। ऐसा ही बात है। तो 0.0048 इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे निकालेंगे भाई, a की वैल्यू मतलब इस फॉर्म में लेकर आनी है ना, ये नंबर को इस फॉर्म में लेकर आना है। तो आप पॉइंट को 3 राइट साइड में शिफ्ट कर दो, 4.8 हो जाएगा। या तो फिर और अच्छे से समझते हैं इसी चीज़ को, हाँ इसको ऐसा समझते हैं कि 0.0048 है, इसको आप मल्टीप्लाई 10⁻0 करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, इस पॉइंट को ना 3 राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये 4.8 हो जाएगा। ये 4.8 ए की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ए 1 से 10 के बीच में आता है। ठीक, अब जब पॉइंट को 3 राइट में शिफ्ट कर दिया, तो राइट में जाते ही 10 की पावर में उतने ही माइनस के हो जाते हैं, मतलब ये है इसकी साइंटिफिक नोटेशन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है 234,000, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो गाइज इसको आप फिर कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.0 लगा दिया। गाइज मैथमेटिकली लिखा है ये, और फिर मल्टीप्लाई आप कर सकते हो
10⁻0 से एक ही बात होगी। तो इस पॉइंट को ना आप लेफ्ट में लेकर जाओ, 1 से 10 के बीच जब बनाना है तो 1 2 3 4 5, राइट। तो अपन ने क्या किया 2.3, अब कितना लेफ्ट में किया है 5 लेफ्ट में किया है, तो लेफ्ट में जाते ही 10 में प्लस हो जाता है, जितना लेफ्ट में जाएंगे उतना ही ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप 8008 को ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, 0.0 की फॉर्म में मल्टीप्लाई 10⁻0। अब आप क्या करो, इसको 1 2 3 यहाँ पर 8.008 अगर हम बना दें तो ये a की वैल्यू 1 से 10 के बीच में ही आ जाएगी। तो कितना करना पड़ा, लेफ्ट साइड में 3 करना पड़ा, तो 10⁻3 आ जाएगा। नेक्स्ट है 500 पॉइंट में 0, इसको फिर से आप 10⁻0 ऐसे करके भी लिख सकते हो, क्योंकि 10⁻0 की वैल्यू एक ही होती है। अब यहाँ पे पॉइंट को 2 लेफ्ट में शिफ्ट करना है ना, तो फिर ऐसे में ये हो जाएगा 10⁻2, तो ये हो जाएगी साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट है कि 6.0012, इसको फिर से आप साइंटिफिक नोटेशन में करो। तो गाइज ये जो वैल्यू है ये तो ऑलरेडी 1 से 10 के बीच में ही है, तो आप डायरेक्ट 10⁻0 लगा दो यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। तो देखो 0.0025 है, फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस 0.0025। तो ऐसे केस में जब भी पॉइंट वाला आ जाता है ना, पॉइंट वाला जब भी नंबर आ जाए तो नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरो काउंट हो जाती है, लेकिन यहाँ नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई भी जीरो नहीं है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली जीरो काउंट नहीं होती है। मतलब ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो ऐसे केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली वी आर हैविंग 208। अब देखो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, इन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है, तो मतलब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है दैट इज 5005। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉन जीरो डिजिट के बीच वाली जीरो सिग्निफिकेंट होगी, 1 2 3 4, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 126000, मतलब यहाँ पर 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, आगे वाली जीरो काउंट नहीं होंगी। गाइस ये वाली जीरो सिर्फ यही ये बताती है कि यहाँ पर यूनिट टेंस वंस थाउजेंड हंड्रेड और थाउजेंड्स के प्लेस पर है ये 6 to 1, तो सिर्फ इतना ही बताती है, ये वाली काउंट नहीं होती है। नेक्स्ट है कि 500.0। अब देखो नॉन डेसिमल वाला केस आ गया, और ऐसे में जो भी नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद वाली जीरो काउंट होंगी अगर डेसिमल वाला नंबर है तो ये भी काउंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो ऐसे में 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2.0034 है, इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है गाइस। तो वही डेसिमल वाला केस है, नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरो काउंट होगी, 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर होंगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं गाइस सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको राउंड अप करना है। तो देखो 34.216, अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 है, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेके आना है, तो आप इसको 34.2 लिख सकते हो, क्योंकि आगे वाला नंबर 1 है भाई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 तक ही हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट वाला नंबर देखो 1 है, मतलब 5 से कम है, तो मतलब 2 में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10.4107 ये है। अब यहाँ पर देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो 10.4 तक ही आ जाएंगे, नेक्स्ट वाला 1 है तो 5 से कम है, तो 4 में कोई फर्क नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि 0.04597 है, इसको 0.0597। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे लेके आए, पहले वाली जीरो तो काउंट नहीं होंगी, अब हम क्या करें इसका, गाइस ऐसे लिख सकते हैं 0.04। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 459 है, अब आप इसमें एक ऐड भी करोगे 9 में तो ये तो 6 और 0 बना देगा ना, 59 है, 9 को अगर आप एक ऐड भी करोगे तो ये 6 और 0 बना देगा इस तरीके से। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है, सॉरी डेसिमल वाला केस है, तो यहाँ नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरो काउंट होंगी। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है 5 से ज़्यादा वाला नंबर आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर हम 0.4045 तक की रखते हैं तो ये तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, मतलब अपने को एक नया नंबर लेना नया डिजिट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है वो दिया हुआ है 9, तो 9 में अगर आप एक ऐड करोगे, 9 दिया हुआ है मतलब ये 5 से
ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को एक बढ़ाना पड़ेगा, तो मतलब 460 करना पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट है अपने पास 2808। अब इसको हम तीन सिग्निफिकेंट फिगर में कहाँ से लाए, 2808 है, इसको अप्रोक्सीमेट आप ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर तो चार सिग्निफिकेंट फिगर है और कुछ दिया नहीं हुआ कि पॉइंट है हम कुछ भी वो कर लें, तो इसमें आप मेनली 2810 लिखोगे क्योंकि ये लास्ट वाली जीरो काउंट नहीं होगी, तो यहाँ पर आ जाएगी तीन सिग्निफिकेंट फिगर का, इस 2808 है, यहाँ पर पहले चार सिग्निफिकेंट फिगर है और हम इस नंबर को कैसे भी मॉडिफाई नहीं कर सकते तीन सिग्निफिकेंट नंबर लाने के लिए, तीन सिग्निफिकेंट नंबर लाने के लिए, और इसको कैसे भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। 2809 लेंगे तो भी वो चार सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, तो अपने को 09 से एक नंबर और बढ़ा दिया, 10 कर दिया, तब जाके ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर आएगी, राइट। तो इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अपने को मास ऑफ डाई नाइट्रोजन दिया हुआ है और डाई ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, कहता है कौन सा केमिकल लो ये फॉलो कर रहा है। तो देखो सीधी सी बात है भाई, एक डाई नाइट्रोजन है और एक है ये डाई ऑक्सीजन, ये दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ देखो आप क्या करो, ये जो नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है ना, नाइट्रोजन का मास जो दिया हुआ है 14 14 28 28, इसको ना आप फिक्स मास बना लो, या तो इसको फिक्स बना लो या फिर इसको फिक्स बना लो। सपोज हम नाइट्रोजन को ही फिक्स बना लेते हैं, तो पहले वाले डेटा में मान लो 28 है, मतलब 14 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 28 करने के लिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 28 करने के लिए, तो फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा और ये फिर हो जाएगा थर्ड डेटा। यहाँ पर फोर्थ डेटा में जो डाई नाइट्रोजन का मास है वो कितना है 28 28 28 हमने कर दिया, अपनी तरफ से कर दिया फिक्स बनाने के लिए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो इसको भी करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 32 डाई ऑक्सीजन का, यहाँ पर फिर ये भी 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी करना पड़ेगा, फिर 64, बाकी हमने एज इट इज रखा था, मतलब 32 और 80। तो मतलब जब हमने नाइट्रोजन का फिक्स मास लिया है तो ऐसे केस में ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है गाइस, इसको ना 16 से वो कर दो, तो 2:4:2:5, कहने का मतलब ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आ रहा है। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये फॉलो कौन सा लॉ करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ठीक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच लॉ ऑफ केमिकल, यस ये हो गया। तो एक आपको ना अभी ब्लैंक को फिल करना है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ऐसे ही बताओ कि इसमें कितने पिकोमीटर होते हैं। तो अपने को ये पता हो, ये वाला एक ना डेटा है यहाँ पर अपने पास कि किलो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, फिर है डेसीमीटर, सेंटीमीटर और फिर है मिलीमीटर, इस तरीके से है ये। तो किलोमीटर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो ना हम मल्टीप्लाई 10 करते जाते हैं, राइट। तो यहाँ हो जाता है ये मल्टीप्लाई 10, इस तरीके से होता है, ये भी ऐसे मल्टीप्लाई 10 होता जाएगा। तो 1 10 से मल्टीप्लाई 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, मतलब किलोमीटर को आपको 6 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आएगा ये 10 की पावर 6 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हम पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, इसको पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। देखो 1 किलोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर, तो आप क्या करो 1 किलोमीटर को ना एक बार मीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, चलो पहले तो आप ये देखो कि पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक पिकोमीटर में होते हैं गाइस 10 की पावर माइनस का 12 मीटर, ठीक। तो आप पिकोमीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस का 12 मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर आपको ये देखने हैं, 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं ये अपने को बताना है। तो 1 किलोमीटर में गाइस मीटर कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस का 3 मीटर होते हैं, यहीं से हमने देखा, सॉरी 10 की पावर 3 मीटर क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। अब 10 की पावर माइनस का 3 मीटर है, तो यहाँ से अपने को ये भी पता चल रहा है कि 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर हो सकते हैं, 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर हो सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर हो सकते हैं इसी डेटा से। तो 10 की पावर 3 मीटर में कितने पिकोमीटर हो जाएंगे गाइज, ये हो जाएगा 10 की पावर 15 पिकोमीटर। 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर, तो इसमें 10 की पावर 3 मीटर में हो जाएगा 10 की पावर 15 पिकोमीटर, और 10 की पावर 3 मीटर मतलब ये किलोमीटर है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 की पावर 15 पिकोमीटर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा गाइज 10 टू द पावर 15, राइट। तो इस तरीके से करना है इसको।
नेक्स्ट कहता है कि अगर अपने पास 1 मिलीग्राम है, उसको आप केजी में और नैनोग्राम में कन्वर्ट करो। फिर से वही किलो, हेक्टो, डेका, बेसिक यूनिट यहाँ पर ग्राम है तो ग्राम ले लो, डेसी, सेंटी, मिली, इस तरीके से। अब देखो मिलीग्राम में फिर से कितने केजी हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻6। ठीक बात है। अब आपको बताना है 1 मिलीग्राम में नैनोग्राम कितने का, इस 1 नैनोग्राम में होते हैं 10⁻⁻9 ग्राम होते हैं। ठीक, अब 1 मिलीग्राम में बताना है कि कितने नैनोग्राम है ये बताना है। अब मिलीग्राम में पहले आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 ग्राम। कितने में बताने कि अपने को कि ना भाई नैनोग्राम कितने हैं, तो यहाँ अपने को पता चल रहा है कि 1 ग्राम में तो 10⁻9 नैनोग्राम है ना, 1 ग्राम में इसको वहाँ लेकर जाओगे तो 10⁻9 नैनोग्राम हो जाएंगे, मतलब 10⁻³ ग्राम में कितने हो जाएंगे, ये फिर 10⁻6 नैनोग्राम हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करती है ना, तो 10⁻³ में हो जाएगा गाइस 10⁻6 नैनोग्राम, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं। फिर से वही किलो, हेक्टो, डेका, बेसिक यूनिट ले लो लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर, 10⁻³ लीटर। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से आगे मूव करोगे, यहाँ से आगे मूव करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई, रिवर्स में मूव करोगे तो 10 से डिवाइड होता है, तो कितना रिवर्स जाना पड़ा, 3 बार रिवर्स जाना पड़ा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, ये वाली टर्म निकालनी है। तो गाइस यही ले लो आप, 1 मिलीलीटर में कितने डेस, 1 मिलीलीटर में क्या बताना है कि कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं। गाइस एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के ही बराबर होता है, तो मतलब अपने को यही बताना है कि 1 मीटर क्यूब में लीटर कितने होते हैं, सीधी सी बात है। तो 1 मिलीलीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होता है। ठीक, तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। तो 2 नैनो सेकेंड का मतलब क्या, 2⁻⁻9 सेकेंड में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यही अपने को बताना है। तो ये जो गिवन डेटा है इससे क्या पता चलता है कि 1 सेकेंड में तो लाइट इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, 3 × 10⁸ मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकेंड में लाइट। तो 2 × 10⁻⁻9 सेकेंड में कितना कवर करेगी, मल्टीप्लाई कर दो, दिस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 0.6 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है अपने पास एक रिएक्शन है A+B2 से ये बन रहा है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कितना है। तो गाइस 300 एटम, जब 300 एटम ए के 200 मॉलिक्यूल बी से रिएक्ट करते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, हैं तो दोनों पार्टिकल ही। तो आप ये बोल सकते हो ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, या फिर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो वही पूरा कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर देखो 200 मॉलिक्यूल या फिर 200 पार्टिकल बी के हैं, तो वो 200 पार्टिकल ही ए से रिएक्ट कर जाएंगे ना, 200 पार्टिकल बी के, 200 पार्टिकल बी के, तो 200 ही पार्टिकल ए से रिएक्ट कर जाएंगे, चाहे मॉलिक्यूल हो या एटम हो, है तो पार्टिकल ही। 200 पार्टिकल बी के, 200 पार्टिकल ए से रिएक्ट कर जाएंगे, तो बचेगा क्या भाई, 100 पार्टिकल ए के बच जाएंगे ना। तो बचने वाला क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है, और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बी लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ए वाला जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। नेक्स्ट है कि भाई 2 मोल ए का है, 3 मोल बी से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल ए 2 मोल बी से ही रिएक्ट करेगा, 2 मोल ए 2 मोल बी से रिएक्ट करेगा, तो बचेगा क्या, बी बच जाएगा, मतलब बी एक्सेस में है और ए यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट में है। नेक्स्ट है कि भाई 100 एटम्स है, 100 मॉलिक्यूल्स बी से रिएक्ट कर रहे हैं, 100 एटम हो या मॉलिक्यूल है तो पार्टिकल ही, तो 100 पार्टिकल ए के रिएक्ट करते हैं 100 पार्टिकल बी से, कुछ भी नहीं बचेगा, नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। 5 मोल ए रिएक्ट करते हैं 2.5 मोल बी से, मतलब 2.5 मोल बी रिएक्ट करते हैं 2.5 मोल ए से, मतलब पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएंगे, 2.5 मोल बी 2.5 मोल ए से पूरा रिएक्ट कर जाएंगे। तो बचेगा क्या गाइस, 2.5 मोल ए के ही तो बचेंगे। तो यहाँ पर ये ए जो होगा वो एक्सेस रिएक्टेंट में होगा और बी हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर 2.5 मोल ए के रिएक्ट कर रहे हैं 5 मोल बी से, तो 2.5 मोल ए के पूरा का पूरा 2.5 मोल बी से रिएक्शन दे देंगे, बचेगा क्या, फिर 2.5 मोल बी के बचेंगे ना यहाँ पर, तो बी यहाँ पर हो जाएगा एक्सेस रिएक्टेंट और ए यहाँ पर हो जाएगा गाइस लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट कहता हाँ 24th का क्वेश्चन है,
ये कहता है कि डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और इस तरीके से ये अमोनिया बना देते हैं। तो यहाँ पर डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन इसको हमने रिएक्ट करवा लिया, ये इक्वेशन को भी हमने बैलेंस कर दिया। फिर कहता है कि एक मिनट, इसमें इक्वेशन में दिक्कत है, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। तो इसमें आपको ना ये क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, तो सेकंड पार्ट बता रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है कि अगर ना आप 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन, क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन ही लिख देती हूँ यहाँ पर कि 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, अगर ये रिएक्ट करता है 1000 ग्राम हाइड्रोजन से, तो ऐसे में बताओ कि कितनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ऐसे में बताओ कि कितनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी, ये अपने को बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो आप पहले देखो वही बात है कि दोनों का ही अमाउंट दे दिया, तो आप क्या करो, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लो। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि आप N2 से भी NH3 का अमाउंट निकाल सकते हो, H2 से भी NH3 का अमाउंट निकाल सकते हो। तो आपको दोनों ही अमाउंट गिवन है, तो आप पहले देख लो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। जो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा ना भाई, उसी से ही आप अमाउंट निकालो अमोनिया का। तो पहले अपने को नाइट्रोजन कितना जो भी दिया हुआ है रिएक्शन, उसको हमने बैलेंस कर दिया, ये ऑलरेडी बैलेंस दिया। नेक्स्ट है कि जो भी अमाउंट दिया है उसको आप मोल में कन्वर्ट कर लो, तो मोल गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यहाँ पर भी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको गाइस आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 28, 71.428 आ जाएगा। यहाँ ये 500 आ जाएगा। अब क्या करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, नाइट्रोजन के आगे एक ही है, तो दिस डिवाइडेड बाय 1, ये वैल्यू आ जाएगी 71.428। ऐसे ही दिस डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन के आगे है 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 166.66। अब इन दोनों में से कौन सा कम में है, डाई नाइट्रोजन ही तो कम है ना, 71 कम है इससे, तो यहाँ पर डाई नाइट्रोजन हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये डाई नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, मतलब आप अमोनिया का जो अमाउंट निकालोगे वो डाई नाइट्रोजन से ही निकालोगे। तो इक्वेशन अपने को क्या कह दिया है, इक्वेशन में है कि भाई 1 मोल डाई नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो 2 मोल की अमोनिया बताता है। मतलब कि 1 मोल नाइट्रोजन देता है 2 मोल की अमोनिया, इस तरीके से। तो 1 मोल नाइट्रोजन मतलब कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कितनी अमोनिया देता है, 14 प्लस 3 17 ग्राम होता है इसका मोलर मास, तो 2 मोल है मतलब 34 ग्राम की अमोनिया ये देता है 28 ग्राम नाइट्रोजन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल की अमोनिया दे रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम का नाइट्रोजन, 2 मोल अमोनिया मतलब 1 मोल में होता है 17 ग्राम मोलर मास, तो 2 मोल में हो जाएगा 34 ग्राम। तो आपको गिवन क्वेश्चन में क्या है कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितना अमोनिया देगा, तो आप लिखोगे 34 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई 2000। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 2428.57 ग्राम, इसका आंसर ये आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या दोनों रिएक्टेंट में से कोई अनरिएक्टेड भी रह गया है। अब देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जब ये नाइट्रोजन निकल के आया था तो अनरिएक्टेड कौन सा रह गया, मतलब एक्सेस में कौन सा रह गया, बच कौन सा रह गया है जो कि रिएक्ट नहीं हो गया, तो वो हाइड्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट का आ जाएगा हाइड्रोजन, मतलब यस हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस में है, वो अनरिएक्टेड रह गया। अगर ये है तो आप बताओ कि इसका मास क्या है। तो आप ये देखो ना, नाइट्रोजन का था तो भाई 2000 ग्राम की नाइट्रोजन 1000 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है, तो कितना अमोनिया दे रही है भाई, 2428.57 का अमोनिया दे रही है ना, इस तरीके से है ये। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ये अपने को इक्वेशन दी हुई है, तो 2000 ग्राम इसका 1000 ग्राम इसका है, तो ये कितने की दे रही है अमोनिया, 2428.57 ग्राम की दे रही है ना। तो अब देखो आप 3000 ग्राम हो गया ये रिएक्टेंट का मास, और इसका मास है 2428.57, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से दोनों का मास बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ देखो नाइट्रोजन तो पूरी रिएक्ट हो गई थी, तो बचेगा कौन सा, हाइड्रोजन ही बचा है ना, तो जो भी मास यहाँ पर बचेगा वो हाइड्रोजन का ही बचेगा। मतलब आप क्या करो, 3000 में से 2428.57 को माइनस कर दो, और यहाँ पे ये फिर आ जाएगा